कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं निखिल पांडे स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज बायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ब्लड। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ये किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस टॉपिक पे करीब 3 से 4 लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक। ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। संयोजी मतलब ये कनेक्ट करके रखता है हमारे बॉडी को, जो होता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके रखता है। कौन? ब्लड। तो ये कनेक्टिंग का भी काम करता है, आपस में जोड़ के रखता भी है। तो ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ये जो होता है ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। ये किस प्रोटीन का बना होता है? ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। और ये जो संयोजी ऊतक है ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। ठीक, और प्रवाहित होने के कारण इन्हें हम इसको तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक क्यों जानते हैं? क्योंकि ये प्रवाहित होता है, लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, इसीलिए हम इनको क्या जानते हैं? तरल संयोजी ऊतक। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज़ ये आती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बुक उठाते हैं तो आप उसमें होता है परिसंचारी ऊतक, एक होता है परिसंचारी ऊतक। परिसंचारी ऊतक किसे कहते हैं? क्या होता है परिसंचारी ऊतक? किसे कहते हैं? तो परिसंचारी ऊतक क्या होता है? जैसे परिसंचारी का मतलब होता है परिसंचरण करना। परिसंचरण करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। परिसंचरण करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही परिसंचारी कहलाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, शरीर के वाहिनियों मतलब एक माध्यम होता है ब्लड के बहने का एक माध्यम होता है जिसे हमने वाहिनी कहते हैं। वाहिनियों द्वारा, शरीर की वाहिनियों के द्वारा या प्रत्येक अंग में बहता है, तथा आवश्यकता अनुसार ये क्या करता है? पदार्थों का हमारे परिवहन करता है। आवश्यकता अनुसार पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको परिसंचारी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो समझ में आया कि इन्हें परिसंचारी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परिसंचरण का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाने का काम करता है। ब्लड शरीर के वाहिनियों के द्वारा प्रत्येक अंग में बहता रहता है तथा आवश्यकता अनुसार पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे कि हमने कोई भी पोषक तत्व लिया, विटामिन, प्रोटीन, आप कोई भी पोषक तत्व लेते हैं तो वो हमारे दूसरे बॉडी तक कौन ले जाता है? दूसरे पार्ट तक कौन लेके जाता है? ये ब्लड ही लेके जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आवश्यकता अनुसार पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता रहता है, इसीलिए हम इसे परिसंचारी के नाम से जानते हैं। अब इसका मेन वर्क क्या होता है? अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें कि कोई पूछ ले कि बताइए ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य यानी कि इसका अगर हम मेन वर्क की बात करें, अगर कोई पूछ लेता है आपसे कि बताइए ब्लड के मेन वर्क क्या होते हैं, तो ये ऑक्सीजन यानी कि O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का
परिवहन करता है। परिवहन करना मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। इसका मेन वर्क यही होता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी बॉडी के पार्ट तक जो लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? ये ब्लड ही लेके जाता है। ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है और क्या करता है फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। ठीक है, तो इसका ये मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है। आप अपने बारे में पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो कि कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। प्रवाहित होने के कारण हम इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये शरीर के वाहिनियों के द्वारा प्रत्येक अंग में बहता है तथा आवश्यकता अनुसार पदार्थों का परिवहन करता है। इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? परिसंचारी ऊतक के नाम से जानते हैं। हमने इसके मेन वर्क के बारे में बात किया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब हम देखते हैं कि जब इसका इतना वर्क है, इतना फंक्शन है इसका, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? कि मतलब कोई चीज़ आपके सामने रख दी जाए, आप कहें कैसे पहचानेंगे कि एक प्रकार का ब्लड है? आप कैसे मान लेंगे? तो आइए हम इसके पहचान के बारे में देखते हैं। तो पहचान की अगर बात करें, आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? तो ये जो होता है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। लाल रंग का आपको मिलेगा, चिपचिपा होगा, थोड़ा चिपचिपा पदार्थ। ये लाल रंग का होता है, चिपचिपा होता है और हल्का सा क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय। क्षारीय का मतलब पता है? मतलब जो इसका पीएच मान होता है, पीएच मान, जो पीएच मान होता है, पीएच मान करीब 7 के ऊपर होता है। 7.35 से लेके 7.45 तक इसका पीएच मान होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे कहते हैं केमिस्ट्री में। अगर कोई चीज़, जैसे आप यही समझ लीजिए क्षारीय क्या होता है, जैसे कोई चीज़ ले लीजिए, स्केल है ये इसका कोई पीएच मान अगर 7 के ऊपर है तो होता है क्षारीय। अगर कोई चीज़ 7 के नीचे होती है तो होता है अम्लीय। अगर कोई न 7 के ऊपर न 7 के नीचे तो वो होता है उदासीन। तो समझ में है? तो मतलब जो ब्लड हमारा होता है इसका पीएच मान 7 के ऊपर होता है, इसीलिए इसको हम क्षारीय कहते हैं। ठीक है, तो ये लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, हल्का सा क्षारीय और संयोजी ऊतक होता है। अभी मैंने बात की ऊपर कि ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है क्योंकि हमारे एक बॉडी को दूसरे पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। ठीक, और प्राकृतिक कोलाइड होता है ये, प्राकृतिक कोलाइड होता है। और अपारदर्शी मतलब जो आर पार दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ों से हम ब्लड की पहचान कर सकते हैं कि ये लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ, हल्का सा क्षारीय, संयोजी ऊतक, प्राकृतिक कोलाइड और अपारदर्शी होता है। तो आपको इतना समझ में आया ब्लड के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई मृत व्यक्ति होता है, जैसे जब कोई भी मान लीजिए हमने मृत व्यक्ति ले लिया, आपको बगल में ही समझा देते हैं। जैसे देखिए, जब कोई जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति, तो आप उसको देखते होंगे कि कुछ समय बाद उसकी बॉडी जो होती है फूलना स्टार्ट हो जाती है। आखिर में क्यों? आपने कभी सोचा कि जो इसके बॉडी होते हैं वो कुछ समय के पश्चात क्या होते हैं कि फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उसमें क्या होता है कि सड़न पैदा होने लगती है। जो मृत व्यक्ति होता है जिसकी डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी जो होती है कुछ समय पश्चात क्या होता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है इनको भी जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, जब कोई मृत व्यक्ति होता है, जब कोई मरा हुआ व्यक्ति होता है, तो उसे क्या होता है कि भोजन नहीं मिल पाता। और जब भोजन नहीं मिल पाता क्या होगा? बैक्टीरिया भी भोजन नहीं पाएगा। और जब बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो क्या करता है कि अपने ही शरीर को मारना स्टार्ट कर देता है। मतलब भोजन न मिलने पर या शरीर की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है ये।
शरीर की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। और जब ये खाना शुरू कर देता है तो इसी के कारण से क्या होती है, शरीर में सड़न पैदा होती है, शरीर हमारा बदबू करने लगता है, शरीर में सड़न, यानी कि हमारा शरीर बदबूदार हो जाता है, बदबूदार। इसी के कारण जैसे कोई भी जैसे क्या होता है कि अगर आप भोजन एक दिन नहीं करेंगे तो आप चल जाएगा, क्योंकि जो हम भोजन किए रहते हैं, जो स्टोर रहता है भोजन, वो ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन इकट्ठा रहता है वो धीरे धीरे वर्क करता रहता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, जब तक उनको भोजन था इनके पास तब तक तो ये आराम से थे, लेकिन जैसे इनके पास भोजन खत्म हुआ, ये क्या हुए, इन्हें तो भोजन चाहिए ही ना। बैक्टीरिया क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जिंदा रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो बैक्टीरिया को जब भोजन नहीं मिल पाता तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनको भोजन ना मिलने पर, इन्हीं बैक्टीरिया को भोजन न मिलने पर या शरीर की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। और इसी के कारण से हमारे शरीर में क्या पैदा होती है, सड़न, जिससे जो बदबू देती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया सड़न क्यों होती है। और आप देखे होंगे, आपने क्या देखा होगा कि कुछ समय पश्चात वो हमारा शरीर फूलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बताया ये परिसंचारी के बारे में, ये कि शरीर के वाहिनियों की तरह प्रत्येक अंग में बहता रहता है और आवश्यकता अनुसार पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक, और इसी के नीचे बताया कि हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन। तो जब यहाँ पे बताता हूँ कि जब परिसंचारी ऊतक ने काम करना बंद कर दिया, परिसंचारी ऊतक कार्य करना बंद कर देता है, जब परिसंचारी ऊतक कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है, कार्य करना ये बंद कर देता है तो क्या होता है कि जो जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जो ब्लड, जब परिसंचारी ने काम करना बंद कर दिया तो ब्लड जहाँ पर है वहीं रुका रहेगा। और जब जो ब्लड जहाँ पर है वहीं रुका रहेगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परिवहन बंद हो जाएगा, यानी कि CO2 जहाँ पे होगा वहीं इकट्ठा हो जाएगा, CO2 इकट्ठा होने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इकट्ठा होने। और जब यही कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा कि हमारा शरीर है वो क्या होना, फूलना शुरू हो जाएगा, शरीर फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, हमारा शरीर फूलना स्टार्ट हो जाएगा। शरीर पे फूलना क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो परिसंचारी ऊतक है वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसी के लिए क्या करते हैं कि बर्फ़ की सिल्ली रख देते हैं, बर्फ़ की, आप देखे होंगे कि उनके ऊपर बर्फ़ की सिल्ली रख दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो फूलना तो बंद नहीं होता, लेकिन ये जो सड़न पैदा होती है हमारे शरीर में सड़न, ये काम करना बंद कर देता है। शरीर में जो सड़न होती है रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ठंडे क्षेत्रों में ये इनका कोई काम नहीं होता, ठंडे क्षेत्रों में काम करना बंद कर देते हैं। बैक्टीरिया का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ लिख दें, बैक्टीरिया का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पाता, निष्क्रिय हो जाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आई, हमने जो ब्लड के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हमारे शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है, आखिर हमारे शरीर में ब्लड कितना ज़रूरी है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा आखिर में होती कितनी है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि ब्लड क्या होता है, परिसंचारी ऊतक किसे कहते हैं, हमारे शरीर में ब्लड का मेन काम क्या होता है, मेन वर्क के बारे में बात किया हमने।
अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो शरीर में, देखिए शरीर में अगर बात करें इसकी, शरीर में ब्लड की मात्रा, हमारे भार का 7 से 8% होना चाहिए। मतलब जो किसी व्यक्ति का जितना भार होता है उसका 7 से 8%। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार 60 किलो है, तो 60 किलो है, तो हमने कहा 7 से 8%, यानी कि अगर 60 गुणे 7/100 करें तो 0 से 0 कट गया, 66 42/10, यानी कि 4.2 लीटर, यानी कि 4.2 से लेके 4.5 लीटर तक क्या होना चाहिए कि एक ब्लड होना चाहिए। किसमें? किसी व्यक्ति का भार 60 किलो है, ठीक है। तो समझ में आया कि जो ब्लड की मात्रा होती है वो किस पे निर्भर करती है? किसी व्यक्ति के शरीर के भार के ऊपर निर्भर करती है कि उस पर ब्लड कितना होगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार 100 किलो है, 100 किलो का व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा होनी चाहिए 100 किलो है, तो हमने कहा 7 से 8%, यानी कि 100 गुणे 7/100, यानी कि उसके अंदर 7 लीटर खून होनी चाहिए, 7 से 7.5 लीटर खून होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपको ब्लड पता चल गया कि हमारे शरीर में कितना होता है। अब जो स्त्री की बात करेंगे, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कम होता है, स्त्रियों में जो होता है पुरुषों की अपेक्षा रक्त कम होता है। यानी कि मान लीजिए किसी पुरुष में 7 लीटर खून पाया जाता है, 7 लीटर खून है पुरुष की बात हो रही है, पुरुष में 7, तो महिला में जो खून होगा वो 6 लीटर ही होगा। अगर मान लीजिए दोनों का भार 60 किलो ही है तो, ठीक है। तो ये जो आप समझ में आए कि चाहे अगर किसी व्यक्ति पुरुष का भार 60 किलो है तो उसमें 7 लीटर खून पाया जाएगा, और स्त्रियों में कुछ कम होता है, महिला में 6 लीटर खून पाया जाएगा अगर उसकी वजन भी 60 किलो है तब भी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। अब हमने इतना सब कुछ देखा कि ब्लड क्या होता है, इसके मेन वर्क के बारे में बात किया, मेन फंक्शन के बारे में बात किया, सब कुछ हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्लड जो होता है कहाँ निर्माण होता है इसका, आखिर में जो ब्लड होता है बनता कहाँ है हमारे शरीर में। तो ब्लड का निर्माण 2 जगह होता है। जो वयस्क होते हैं, जो पुरुष होते हैं वयस्क में अगर इसकी बात करें तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है इसका निर्माण? अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में जो इसका निर्माण होता है ये यकृत में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत के प्लीहा में, प्लीहा एक स्थान पाया जाता है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है बच्चों में, ठीक है। यकृत के प्लीहा में इसका निर्माण होता है बच्चों में, और अस्थि मज्जक में होता है वयस्क, यानी कि जो बड़े होते हैं, ब्लड का निर्माण। अब बात करते हैं कि ब्लड आखिर में कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आइए आगे चर्चा करें। तो देखिए जो ब्लड होता है ये 2 प्रकार का होता है। मेनली ब्लड जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कणिकाएँ, रुधिर कणिकाएँ, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है क्या? रुधिर कणिकाएँ। अब प्लाज्मा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, ठीक है। ब्लड कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है RBC, WBC और दूसरा होता है प्लेटलेट्स। और जो WBC होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट। ठीक, तो इतना समझ में है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है इसकी चर्चा करें तो एक होता है इएशनोफिल, बेसोफिल और एक होता है न्यूट्रोफिल। ये 3 प्रकार हैं इसके, बेसोफिल और क्या होता है न्यूट्रोफिल। किसकी हुई? ये ग्रेनुलोसाइट की। ओके, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये ग्रेनुलोसाइट होगा और ये ए ग्रेनुलोसाइट होगा। तो हमने किसकी बात की है, किसकी चर्चा की? हमने ग्रेनुलोसाइट की चर्चा की। ये 3 प्रकार के होते हैं, एशनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो ये ए ग्रेनुलोसाइट होता है ये ए ग्रेनुलोसाइट आगे चल के बढ़ जाता है 2 भागों में। एक होता है लिम्फोसाइट, और एक क्या होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और दूसरा क्या होता है मोनोसाइट। और यही लिम्फोसाइट आगे चल के 2 प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है टी और एक हो जाता है बी। ठीक है, इन सब की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि इन सभी के बारे में, कि हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना होता है, हमारे शरीर में रुधिर कणिकाएँ की मात्रा कितनी होती है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक क्या होते हैं, आरबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, इस ग्रेनुलोसाइट की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, टी और बी का आखिर में क्या काम होता है। ये सब लेक्चर्स चलेंगे, 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। और पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।